नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे भारत का संविधान निर्माण, और संविधान निर्माण के अंदर हम संवैधानिक विकास पढ़ चुके थे और उसका दूसरा भाग हमें पढ़ना है आज संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो भारत में संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। भारत में संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक मांग सर्वप्रथम किसने की थी? 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। और इस औपचारिक मांग का समर्थन, एम.एन. रॉय की मांग का समर्थन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो भारत में संविधान सभा के निर्माण की जो प्रथम औपचारिक मांग हुई थी, ये मांग 1934 में किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा ये मांग की गई थी। और एम.एन. रॉय की इस मांग का समर्थन जो था, औपचारिक रूप से समर्थन इसका किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किस तरह से हुआ, इसको हम समझने के लिए हम 1935 के अधिनियम के बाद की बात को यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं क्या हुआ था वहां पर। तो दोस्तों 1935 में क्या हुआ? 1935 का अधिनियम पारित हुआ। इस 1935 के अधिनियम के आधार पर, 1935 के अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ फरवरी 1937 में। इनके चुनाव हुए फरवरी 1937 में। और इन प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे, इनके परिणामों की अगर हम बात करें तो इनका परिणाम ये रहा था कि कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को क्या हुई थी? भारी सफलता प्राप्त हुई थी। इस समय 11 में से 6 प्रांतों में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। कांग्रेस को क्या हुआ था? स्पष्ट बहुमत मिला। ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो इसमें थे मद्रास, बिहार, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा। इन 6 प्रांतों में तो कांग्रेस को क्या हुआ था? स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 11 में से 2 प्रांत ऐसे थे जहां कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी, कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। ऐसे 2 प्रांत थे। ये 2 प्रांत कौन कौन से थे दोस्तों? असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। एक था असम और दूसरा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, इन 2 प्रांतों में कांग्रेस की क्या हुई? मिलीजुली सरकार बनी। अब इसके बाद 2 प्रांत और बचे हैं दोस्तों। 2 प्रांत ऐसे थे, पंजाब और बंगाल। एक था पंजाब, यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और दूसरा था बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी, कृषक प्रजा पार्टी। और दोस्तों एक ही प्रांत था 11 में से, सिंध। कौन सा प्रांत था? सिंध। इस सिंध में मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। मुस्लिम लीग की कौन सी सरकार बनी थी? इसमें गठबंधन सरकार बनी थी। कुल मिलाकर ये जो नतीजे थे, ये मुस्लिम लीग को निराश करने वाले नतीजे थे, क्योंकि 11 में से लगभग 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 2 प्रांत ऐसे थे जहां कांग्रेस के बाहर की, और एक प्रांत में मुस्लिम लीग एक प्रांत में भी अपनी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई। इस नतीजों से मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा क्या थी? आपके उदास थी। ठीक है, इसी बीच क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है 1939 में। 1939 में क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है।
1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू, और भारतीयों से पूछे बिना भारत को क्या कर लिया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया जाता है। इससे नाराज होकर 28 माह के शासन के बाद कांग्रेस के 8 प्रांतों के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देते हैं। सामूहिक रूप से क्या कर देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, सामूहिक रूप से जो त्यागपत्र देने की घटना थी, इसको 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। किस उपलक्ष्य में मनाया गया था? कांग्रेस के 8 प्रांतों के मंत्रिमंडलों द्वारा क्या दे दिया गया था? त्यागपत्र दे दिया गया था। इस उपलक्ष्य में कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुक्ति दिवस के रूप में इस बात को मनाया था कि भाई हमें कांग्रेस से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। अब दोस्तों ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि एक साथ सोचो, 8 राज्यों की सरकारें एक साथ अगर अभी त्यागपत्र दे दे तो केंद्र सरकार की हालत खराब हो जाएगी। भाई एक साथ क्या हो गया, जवाब देना भारी पड़ जाए। ठीक है, ऐसा कैसे ब्रिटिश सरकार के हुआ? तो ब्रिटिश सरकार ने इन परिस्थितियों को सामान्य बनाने के लिए, जो ऐसी विकृत परिस्थितियां हो रखी थी, इनको क्या करने के लिए, सामान्य बनाने के लिए, और भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ लेने के लिए, भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में क्या किया, एक प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखा, जिसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव। इसे क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की यदि अपन बात करें तो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? अगस्त प्रस्ताव में 2 बातें कही गई थी। पहला कि भाई संविधान बनाने का, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बात कही गई कि संविधान बनाने का भारतीयों का अधिकार है। यानी पहली बार ब्रिटिशों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। ये बात पहली बार कब स्वीकार करी थी? उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार करी थी। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे ही क्या हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके तत्काल बाद हम क्या कर देंगे, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य जिसको कहा जाता है अधिराज्य भी कहा जाता है, इसको डोमिनियन स्टेट भी कहा जाता है, इसका हम दर्जा दे देंगे। भारत को हम ऑस्ट्रेलिया की तरह क्या बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्वराज्य बना देंगे। ये अगस्त प्रस्ताव में बातें हुई। ठीक है, पर कांग्रेस ने अपने आप को अगस्त प्रस्ताव से अलग करने के लिए, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? व्यक्तिगत सत्याग्रह की किसने शुरुआत की? कांग्रेस ने। और ये शुरुआत कहां से हुई? तो ये शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या की गई? शुरुआत की गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और दोस्तों ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई कब थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को। और इस समय प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। कौन बने थे? विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही कौन बने थे? द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन चल रही थी। क्यों ऐसा सब क्यों हो रहा था? कांग्रेस क्यों अगेंस्ट थी ब्रिटिशों के? कांग्रेस ये सोच रही थी कि भाई ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है हमारे लिए मौका है, इस समय हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रिटिशों से आजाद हो सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हमें कभी आजादी का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो अगस्त प्रस्ताव था पूरी तरह से क्या हो गया? विफल हो गया। भारतीयों ने इसे नहीं माना। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है।
परंतु क्रिप्स मिशन की सारी मांगें, सारे प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लागू होने थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इसलिए महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विस्तार करते हुए कहा था कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा उत्तर दिनांकित चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो गया, यानी कि क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? असफल हो गया। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद दोस्तों भारत के वायसराय बने थे लॉर्ड वेवल। कौन बने थे? लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में वेवल योजना प्रस्तुत की। जून 1945 में क्या प्रस्तुत की? वेवल योजना। और दोस्तों वेवल योजना जो थी, ये वेवल योजना के ऊपर क्या होना था? शिमला समझौता होना था। पर दोस्तों शिमला समझौता भी क्या हो गया? असफल हो गया। शिमला समझौता भी क्या हो गया? असफल। शिमला समझौता असफल होने का कारण था कि जो वायसराय की परिषद बनाई गई थी, इसमें हिंदुओं को और मुस्लिमों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया था, जबकि दोनों की जनसंख्या क्या है? मुस्लिमों की जनसंख्या तो भारत की 20% थी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 80% थी। उसके बाद भी दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस आधार पर जो आपके वेवल योजना के आधार पर क्या होना था? शिमला समझौता होना था। वो शिमला समझौता क्या हो गया? विफल हो गया। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन में सरकार भी बदल जाती। तो उसके बाद की मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, अब काम की बात आपके आएगी। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके तत्काल बाद ब्रिटेन में चुनाव हो जाते हैं 1945 में। तो 1945 में क्या हो जाते हैं? ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में चुनाव, और चुनाव के द्वारा ब्रिटेन में क्या हो जाता है? सत्ता परिवर्तन हो जाता है और यहां ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है, जिसके तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एटली ने 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की। किसकी घोषणा की? कैबिनेट मिशन की। याद रखना दोस्तों, संविधान सभा बिना कैबिनेट मिशन को पढ़े अधूरी है। हमें कैबिनेट मिशन पढ़ना ही पड़ेगा संविधान सभा को अगर पढ़ना है, ठीक है। तो एटली ने, सर क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को किसकी घोषणा कर दी? कैबिनेट मिशन की घोषणा की। और इसके दो उद्देश्य बताए। कौन कौन से थे इसके उद्देश्य? पहला था भारत में संविधान सभा के निर्माण की। भारत में संविधान सभा के निर्माण की घोषणा, निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करना। संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करना। और इसका दूसरा उद्देश्य था भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का क्या करना? गठन करना। यानी जब कैबिनेट मिशन भारत आया, जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, उस समय ब्रिटिश सरकार का साफ ही मूड हो चुका था कि अब हमें भारत को छोड़ना है, भारत को आजाद करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, ब्रिटिश ने कहा कि भाई हम ठीक है सत्ता हस्तांतरण करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर उससे पहले हम संविधान सभा का निर्माण करवा देंगे और अंतरिम सरकार यानी अस्थायी सरकार, जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक के लिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो सरकार होगी उसके सिद्धांत क्या होंगे, उसका निर्धारण करेगा। इसके लिए किसकी घोषणा कर दी थी? कैबिनेट मिशन की। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या हो गया? भारत आ गया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा था? कैबिनेट मिशन रखा गया था। तो इसमें सदस्य कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में, उनकी अपन बात करते हैं दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन में जो पहले सदस्य थे वो थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
दूसरे थे एवी एलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीन इसमें सदस्य थे। ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्यों से, ये यानी कि ब्रिटेन के जो कैबिनेट मंत्री थे उनसे ये मिशन बना था, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना जिसका नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946 को। इस योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है उनके ऊपर अपन अभी बात करेंगे। पहले एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जिसके तहत ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है, जिसके तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली बनते हैं। एटली ने 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी। इसके दो उद्देश्य बताए। पहला, भारत में संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करना और दूसरा, भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आ गया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एवी एलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की भारतीयों के समक्ष। इस योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान या प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना जो थी संविधान सभा के अंदर हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान थे दोस्तों। पहला प्रावधान था इसका, कैबिनेट मिशन योजना ने कहा था कि भारत में संविधान सभा में सदस्य संख्या 389 होगी। सदस्य संख्या कितनी होगी संविधान सभा में? 389। और ये कहा गया था कि 389 में से 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे और 4 सदस्य जो होंगे ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे तत्कालीन समय में, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। दोस्तों 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था कुर्ग, ये कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है, और चौथा था दिल्ली। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हर एक से एक एक सदस्य चुना जाना था। तो चुने हुए सदस्य कितने हो जाएंगे? 292 और 4 296। और कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। संविधान सभा में जो 93 सदस्य होंगे वो कहां से मनोनीत होंगे? देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। ये पहला प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का कि संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी होगी? 389। इसमें से 292 सदस्य जो होंगे वो कहां से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे और 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। यानी चुने हुए सदस्य कितने हो जाएंगे? 292 और 4 296। कहाँ? अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, बलूचिस्तान चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, कुर्ग कर्नाटक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था और दिल्ली की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने की व्यवस्था यहां की गई थी। दूसरा प्रावधान इसने बताया था कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, यानी 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेगा। तीसरी बात कही गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा।
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। इसका चौथा पॉइंट बताया, चौथी बात प्रावधान कहा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। चौथी पांचवी बात बताई गई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 3 मान्यता प्राप्त समुदायों के आधार पर होगा। 3 मान्यता प्राप्त समुदायों के आधार पर होगा। और ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? तो पहला था सामान्य समुदाय, दूसरा था मुस्लिम समुदाय और तीसरा मान्यता प्राप्त समुदाय था सिख समुदाय। ये 3 समुदायों के आधार पर वोटिंग होगी। ये बात किसने कही थी? कैबिनेट मिशन योजना ने कही थी। छठी बात कही थी कैबिनेट मिशन योजना ने, संविधान निर्माण होने तक, संविधान निर्माण होने तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता भारत का, भारत की संसद कौन कहलाएगी? संविधान सभा ही संसद भी कहलाएगी। यानी संसद के सारे दायित्व कौन निभाएगी? संविधान निर्माण हो जाने तक संसद आपके संविधान सभा निभाएगी। सातवीं बात कही गई, संविधान सभा से ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि भारत की जो अंतरिम सरकार होगी उसका गठन किसमें से होगा? संविधान सभा के अंदर से होगा। यानी संविधान सभा में से ही किसका गठन होगा? अंतरिम सरकार का। यानी जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक स्थायी सरकार तो बनेगी नहीं। तो शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए जो सरकार बनाई जाएगी, जिसे अंतरिम सरकार का, उसका गठन किसमें से किया जाएगा? संविधान सभा में से किया जाएगा। आठवीं बात कही गई इसके द्वारा कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, याद रखना है, कैबिनेट मिशन योजना की बात नहीं है। पाकिस्तान का निर्माण माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। इसलिए इसको 3 जून की योजना भी कहा जाता है। पाकिस्तान का निर्माण माउंटबेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ। ठीक है, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो माउंटबेटन योजना के आधार पर, जिसे 3 जून 1947 की योजना भी कहा जाता है, इसके आधार पर 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कैबिनेट मिशन योजना। एक बार फिर से बता रहा हूं, कैबिनेट मिशन योजना में पहली बात कही गई थी कि भारत में संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी होगी? 389। 389 में से 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। और इसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। मतलब अगर हम ऐसा देखें कि निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो कितने हो जाते हैं? 292 और 4, 296 संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य थे और 93 मनोनीत सदस्य यहाँ पर थे। ठीक है, ये कहा गया था कि 93 सदस्य देशी रियासतों से क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। दूसरी बात कही गई, संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तीसरी बात कही गई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से होगा। चौथी बात कही गई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। पांचवी बात कही गई, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 3 मान्यता प्राप्त समुदायों के आधार पर होगा। 3 समुदाय कौन कौन से थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। अगली बात बताई गई, संविधान निर्माण होने तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। सातवीं बात बताई गई, संविधान सभा के से ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और आठवीं बात कही गई थी, पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाएगा। बाद में पाकिस्तान का निर्माण माउंटबेटन योजना जो कब आई थी? 3 जून 1947 को। इसके आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अगर अपन इसको भारत के अकॉर्डिंग देखें तो ये 15 अगस्त को इसका निर्माण हुआ। ठीक है,
अगली बात हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, हमने अभी देखा कि संविधान सभा के चुनाव जो थे, संविधान सभा के चुनाव कब हुए दोस्तों? संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। किसके आधार पर हुए? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए, तो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। किसके आधार पर हुए थे चुनाव? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर चुनाव हुए, ठीक है। इन चुनावों के परिणाम, चुनावों के परिणाम जो हैं वो 3 आधारों पर देखे जाते हैं। चुनावों के परिणाम कितने आधारों पर देखे जाते हैं? 3 आधारों पर देखे जाते हैं। देखते हैं अपन कैसे कैसे। पहला देखा जाता है दोस्तों राजनीतिक दलों के आधार पर, राजनीतिक दलों के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलती है? कांग्रेस को। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। दूसरे नंबर आया मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। उसके बाद तीसरे नंबर पर आए निर्दलीय, निर्दलियों ने 8 सीटें जीती। चौथे नंबर पर आई यूनियनिस्ट पार्टी, 1 सीट मिली इसको। 5वें नंबर पर आई यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, इसको भी 1 सीट प्राप्त हुई। 6ठे नंबर पर आई यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, इसको भी 1 सीट प्राप्त हुई। 7वें नंबर पर आई कृषक प्रजा पार्टी, इसको भी 1 सीट प्राप्त हुई। 8वें नंबर पर आई आपकी साम्यवादी दल, साम्यवादी दल को भी 1 सीट प्राप्त हुई। 9वें नंबर पर आई आपकी अछूत जाति संघ, 1 सीट प्राप्त हुई। 10वें नंबर पर आई सिख कांग्रेस, सिख कांग्रेस को भी 1 सीट प्राप्त हुई। टोटल 296 सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीटें मिली वो किसको मिली? कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। निर्दलीयों को 8 सीटें मिली। यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली। यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को 1 सीट। यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1 सीट। यूनियनिस्ट कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट। साम्यवादी दल को 1 सीट। अछूत जाति संघ को 1 सीट। सिख कांग्रेस को 1 सीट। टोटल 296 सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है। 93 सदस्य तो देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। दूसरा आधार है समुदायों के आधार पर, समुदायों के आधार पर। समुदायों के आधार पर अगर अपन बात करें तो सामान्य समुदाय के 213 सीटें इन्होंने प्राप्त करी। मुस्लिम समुदाय ने 79 सीटें प्राप्त करी और सिख समुदाय को 4 सीटें प्राप्त हुई। टोटल 296 सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अन्य आधार देखें, अन्य आधारों पर बात करें तो अन्य आधारों में आपके एससी को यहाँ पर मिली थी 26 सीटें, एसटी को मिली थी 33 सीटें और संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में 15 महिला सदस्य चुनाव जीती थी या सदस्य बनी थी। कितनी? 15 महिला सदस्य। ये हमारे संविधान सभा के क्या हो जाते हैं? चुनाव के परिणाम हो जाते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। इनके चुनाव हुए थे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इन चुनावों के परिणाम अगर हम देखें तो परिणाम हम देखें 3 आधारों पर, राजनीतिक दलों के आधार पर, समुदायों के आधार पर और अन्य आधारों पर। राजनीतिक दलों के आधार पर बात करें तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। निर्दलियों को 8 सीटें प्राप्त हुई। यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई। यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को भी 1 सीट। यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1 सीट प्राप्त हुई। उसके बाद दोस्तों कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट, साम्यवादी दल को 1 सीट, अछूत जाति संघ को 1 सीट और सिख कांग्रेस को 1 सीट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इन दलों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
आपको ऐसे याद रख लेना है कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग आई, इन दोनों की सीटें याद रखनी है और निर्दलियों की सीटें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद शेष 7 दलों को एक एक करके 7 सीट प्राप्त हुई। आप इनके नाम याद नहीं भी रखोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। समुदायों के आधार पर बात करें तो सामान्य समुदाय को 213 सीटें, मुस्लिम समुदाय को 79 सीटें और सिख समुदाय को 4 सीटें यहां प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अन्य आधारों पर। तो अन्य आधारों पर देखें तो एससी को 26 सीटें मिली, एसटी को 33 सीटें मिली और महिला सदस्य कितनी आई? तो महिला सदस्य 15 महिलाएं संविधान सभा में आई थी। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं संविधान सभा की बैठकें और इसके सत्र या अधिवेशन की बात कर लेते हैं एक बार, कितने कितने हुए, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनता है। तो दोस्तों संविधान सभा की बैठकों की बात करें तो संविधान सभा की सबसे पहली आएगी प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें दोस्तों तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए। प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए? 207 सदस्य उपस्थित हुए। और दोस्तों प्रथम बैठक में 207 में से 10 महिला सदस्य भी उपस्थित थी। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था? 10 महिला सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया। पहली बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव अस्थाई अध्यक्ष के लिए किसने रखा था? जेबी कृपलानी ने। किसने रखा था? जेबी कृपलानी ने, ठीक है। किस देश की प्रथा का अनुसरण किया था इन्होंने? फ्रांस की प्रथा का अनुसरण करते हुए, ठीक है दोस्तों। फ्रांस की प्रथा का अनुसरण कैसे किया? फ्रांस की प्रथा यह थी कि संविधान सभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा या किसी भी सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो उसका पहला अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। ये प्रथा कहाँ की थी? फ्रांस की। और इस प्रथा का अनुसरण करते हुए जेबी कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रख दिया कि भाई सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष होंगे, ठीक है। जिसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या बन गए? अस्थायी अध्यक्ष बन गए पहली बैठक में। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक की यदि बात की जाए तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? स्थायी अध्यक्ष बन गए 11 दिसंबर 1946 को। एच.सी. मुखर्जी क्या बन गए? आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष बन गए। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक की अगर अपन बात करें तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरी बैठक में किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसे संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया? स्वीकार किया, ठीक है ना। इसी से हमारे संविधान की प्रस्तावना का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इसी दिन 22 जनवरी 1947 के दिन ही संविधान सभा के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं कि संविधान सभा भारत को एक लिखित संविधान बनाकर देगी। अगली बात है दोस्तों संविधान सभा की
कुल बैठकें होती है कौन सी, कितनी, 166। इसकी 166वीं बैठक, संविधान सभा की 166वीं बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो 166वीं बैठक होती है वो कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। इसी 24 जनवरी वाली बैठक में भारत का राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इसी 166वें नंबर की बैठक में ही जो है वो संविधान सभा ने राष्ट्रपति का क्या किया था, चुनाव किया था। राष्ट्रपति का क्या किया था, चुनाव किया था 24वीं बैठक 166वीं बैठक में। ठीक है, अगली बात है दोस्तों, संविधान सभा की संविधान निर्माण के लिए, संविधान सभा की संविधान निर्माण के लिए 165 बैठकें हुई। संविधान सभा की संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें हुई, 165। और 165वीं बैठक की अगर अपन बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जो 165वीं बैठक थी वो हुई थी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की संविधान निर्माण के लिए आखिरी बैठक हो गई थी। ठीक है, इस जो आखिरी बैठक थी संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को, इस बैठक में संविधान सभा की संविधान की प्रति पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जो संविधान पारित कर दिया था उस संविधान की कॉपी जो थी उसके ऊपर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर अपने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है कि संविधान सभा के संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें हुई, तो 165। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई, 166। इसी के साथ हम सत्र की भी बात कर लेते हैं। संविधान सभा के कुल सत्र तो होते हैं कितने, 12। कुल सत्र कितने होते हैं, 12। 12वां सत्र कब पूरा हो जाता है, तो 12वां सत्र पूरा हो जाता है 24 जनवरी 1950 के दिन। याद रखना दोस्तों, बैठकें जो होती है वो किसके अंदर होती है, सत्र या अधिवेशन के अंदर होती है। तो कुल सत्र या अधिवेशन कितने हुए, 12। 12वां सत्र कब पूरा हो गया, 24 जनवरी 1950 को पूरा हो गया। और संविधान निर्माण के लिए सत्र कितने हुए हैं इसके, संविधान निर्माण के लिए सत्र हुए हैं 11। ठीक है, और 11वां सत्र इसका हुआ था संविधान सभा का, 11वां सत्र 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच चला था 11वां सत्र, जिसमें हमारा संविधान निर्माण का काम क्या हो गया था, पूरा हो गया था। तो ये संविधान सभा के सत्र और अधिवेशन की बात थी। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए। इसमें 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले क्या बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम बैठक में। सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव अस्थायी अध्यक्ष के लिए किसने रखा था, जे बी कृपलानी ने। किस देश की प्रथा का अनुसरण किया था, फ्रांस की प्रथा क्या थी, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वही संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। दूसरी बैठक कब होती है इसकी, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुन लिए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी क्या बन जाते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं। तीसरी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी होती है, 166। 166वीं बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या कर लिया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और राष्ट्रपति का क्या हो गया, इसी दिन चुनाव हो गया। संविधान सभा की संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें हुई, 165 बैठकें हुई। 165वीं बैठक किस दिन हुई, 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रति पर इसमें 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। कुल सत्र कितने हुए संविधान सभा के, 12 सत्र हुए। 12वां सत्र कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण के लिए कितने सत्र हुए, 11 सत्र हुए। 11वां सत्र कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।